हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहे, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा। तो वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला उपग्रह के नाम पर रखा गया था। तो हमें देखना है कि जो भारत का पहला उपग्रह था वो किस नाम पर रखा गया था स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है वरामिहिर के नाम पर, बी ऑप्शन है रामानुजम के नाम पर, और सी ऑप्शन है भास्कर के नाम पर, और डी ऑप्शन है आर्यभट्ट के नाम पर। तो सही आंसर आप भी नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स आर्यभट्ट है। तो याद रखें कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। क्योंकि जो आर्यभट्ट जो उपग्रह है स्टूडेंट्स, ये भारत का पहला उपग्रह है। याद रखें कि भारत का ये कैसा उपग्रह है, ये पहला उपग्रह है स्टूडेंट्स भारत का, और इसका नाम रखा गया है आर्यभट्ट के नाम पर। ठीक है, और इसका आर्यभट्ट नाम रखा गया है इसी नाम के जो महान भारतीय जो खगोल शास्त्री थे स्टूडेंट्स, जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर इसको नामित किया गया है। ठीक है, और इसका जो प्रक्षेपण है स्टूडेंट्स, इसका जो प्रक्षेपण है वो सोवियत संघ द्वारा स्टूडेंट्स, सोवियत संघ द्वारा आपका 19 अप्रैल सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को इसका क्या किया गया था स्टूडेंट्स, इसका प्रक्षेपण किया गया था, इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत का जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था सोवियत संघ द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि वह भाग जो अंडे बनाता है स्टूडेंट्स, तो इसमें से हमें देखना है कि वो कौन सा भाग है जो अंडे बनाता है स्टूडेंट्स। तो ए ऑप्शन है स्त्री केसर, बी ऑप्शन है कर्णिका, सी ऑप्शन है पुंकेसर, और डी ऑप्शन है दलपुंज। तो देखना है कि इसमें से क्या सही आंसर है, आप भी नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स स्त्री केसर। स्त्री केसर वो भाग होता है जो अंडे बनाता है, अंडे बनाने का काम करता है। तो इसको समझने के लिए, स्त्री केसर को और अच्छे से समझेंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। इसके आसपास ये पत्तियां हैं, ये स्टेमिन है। स्टेमिन को हम दूसरे कलर का कर देते जिससे आपको सही से समझ में आएगा। ये स्टेमिन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम समझते हैं कि जो स्त्री केसर होता है वो स्टूडेंट्स फूल का मादा जनन अंग होता है। ये जो स्त्री केसर की बात की जा रही है, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट, ये स्टूडेंट्स ये फूल का मादा जनन अंग होता है। और इसकी प्रत्येक इकाई को स्टूडेंट्स बोला जाता है कार्पल। इसकी प्रत्येक जो इकाई होती है उसको स्टूडेंट्स कार्पल बोला जाता है, याद रखें। और ये फूल का सबसे अंदर वाला भाग होता है, ये दिखाई दे रहा है ये आपको, ये सबसे अंदर वाला भाग है स्टूडेंट, जस्ट बीच में पाया जा रहा है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो बीच में है, ये बीच में पाया जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फूल का कैसा होता है, मध्य भाग होता है। ठीक है, अब इसके भी 3 भाग होते हैं स्टूडेंट्स, इसके भी 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग अभी हम चर्चा करते हैं। पहला भाग जो है वो है स्टूडेंट्स इसका वर्तिकाग्र। पहला भाग जो है वो ये नंबर 1, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है,
दूसरा जो पार्ट होता है, ठीक है, दूसरा पार्ट ये जो नली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोला जाता है वर्तिका नली या इसको स्टाइल बोला जाता है। और वर्तिकाग्र को स्टूडेंट्स स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा बोला जाता है वर्तिकाग्र को, स्टिग्मा। और जो सेकंड पार्ट है उसको बोला जाता है वर्तिका नली, या इंग्लिश में हम बोलें तो विज्ञान की भाषा में इसको स्टाइल बोला जाता है, ठीक है, इसको स्टाइल बोला जाता है। थर्ड जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये फूला हुआ अंडे जैसा जो फूला हुआ भाग दिख रहा है थर्ड, ठीक है, ये थर्ड भाग कहलाता है स्टूडेंट्स आपका अंडाशय, अंडाशय या जिसे हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है, इसको याद रखें। और ये जो बीज जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बीज जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये चौथा पार्ट है, ठीक है ना, ये अंडाशय के अंदर रहता है, ठीक है, ये पार्ट, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स बीजांड, इसको बीजांड या ओव्यूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखें, ये चौथा पार्ट होता है। तो अब एक एक से हम इनकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र, यानी कि ए जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र यानी कि इसकी चर्चा कर रहे हैं अब हम, वर्तिकाग्र क्या होता है। क्योंकि ये कार्पल का सबसे ऊपर वाला फूला हुआ भाग होता है, ये कार्पल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फूल की जो प्रत्येक मादा जो इकाई होती है उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, उसको कार्पल कहते हैं, ठीक है। अब इस कार्पल का, ये जो कार्पल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का फूला हुआ हिस्सा होता है, नंबर 1 जो चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और क्या होता है, ये चिपचिपा होता है। अब चिपचिपा होता है तो इस कारण से कि जो परागकण होते हैं, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो एंथर होते हैं, ये एंथर क्या हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं, ठीक है, इससे चिपक जाते हैं, ठीक है ना, परागकण क्या हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट की ओर बात करते हैं अब हम। अगला पार्ट है हमारा सेकंड जो कि है वर्तिका नली, जिसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, स्टाइल बोला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टाइल बोला जाता है, जिसको स्टाइल बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक पतली लंबी नलिका होती है, दिखाई दे रहा है, ये एक पूरी आपको पतली सी लंबी नलिका नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। ये देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक यहाँ पर क्या, एक पतली लंबी सी नलिका है ये, ठीक है। तो साथ ही साथ ये क्या करती है, ये हेल्प करती है, किस चीज़ को हेल्प करती है, कि ये बीजांड तक पहुँचने के लिए जो परागनली आती है, जो परागनली आती है वो स्टूडेंट्स इसी में से ही होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि ये एक पतली लंबी नलिका होती है और बीजांड तक पहुंचने के लिए परागनली स्टूडेंट्स इसी में से होकर के गुजरती है, ठीक है, याद रखें। अगला है थर्ड की चर्चा कर लेते हैं। थर्ड हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, थर्ड जो बताया गया है वो स्टूडेंट्स वो है आपका ओवरी, जिसे हमने क्या कहा है स्टूडेंट्स, अंडाशय कहा है, ठीक है, ओवरी को हम अंडाशय भी बोलते हैं, ठीक है। ये कार्पल का सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग होता है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये फूला हुआ भाग आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, ये कार्पल का सबसे नीचे का फूला हुआ भाग होता है। और इसमें बीजांड उपस्थित होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब क्या होता है कि जब निषेचन हो जाता है, जब, ठीक है ना, जब पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है ना, पॉलिनेशन यानी परागण हो जाता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में आप जरूर देखें कि परागण की क्या परिभाषा होती है और ये कितने प्रकार का होता है पॉलिनेशन, ठीक है ना। जब क्या हो जाता है, जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या होता है कि जो ओवरी होती है, ये जो ओवरी होती है, ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये जो ओवरी होती है, ये फूला हुआ जो भाग दिख रहा है आपको, ये फल में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट हो जाता है, निषेचन के बाद, ठीक है ना। और जो बीजांड दिख रहे हैं, ये जो बीच में आपको बीजांड नजर आ रहे हैं आपको, ये बीजांड किस में विकसित हो जाते हैं स्टूडेंट्स, बीजों में विकसित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी रिलेटेड जानकारी थी फ्लावर से रिलेटेड, तो आप याद रखेंगे कि जो भाग होता है, ये जो फूल का जो भाग होता है, जिसे जिसे का कह सकते हैं काम क्या होता है, अंडे बनाना होता है, तो उस भाग को फूल के, हम उस भाग को फूल के क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्त्री केसर कहते हैं, तो याद रखेंगे आप। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है, ए जैव गैस संयंत्र, बी जल विद्युत शक्ति स्टेशन, सी नाभिकीय रिएक्टर और डी परमाणु बम। तो इसका सही आंसर आप भी नोट डाउन करने, क्योंकि अब हम आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स परमाणु बम। याद रखें कि एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है स्टूडेंट्स परमाणु बम। अब स्टूडेंट्स ये जो परमाणु बम होता है स्टूडेंट्स, ये परमाणु बम आधारित होता है स्टूडेंट्स नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है।
ठीक है। ये परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब नाभिकीय विखंडन होता क्या स्टूडेंट्स? नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक, कोई एक भारी नाभिक होता है जो क्या कर लेता है स्टूडेंट, न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग दो बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस को कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक कोई भारी नाभिक होता है जो क्या करता है, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया जो है वो परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का आधार होती है। याद रखें कि जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है वो परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का आधार होती है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर नाभिकीय विखंडन को टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आधार है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया का आधार है। ठीक है ना, तो परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का क्या है स्टूडेंट्स, ये आधार होती है नाभिकीय विखंडन की क्रिया। ठीक है ना, अब ये जो नाभिकीय विखंडन होता है तो नाभिकीय विखंडन के पश्चात स्टूडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, उस ऊर्जा को स्टूडेंट्स बोला जाता है नाभिकीय ऊर्जा, उसको बोला जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। और चूंकि नाभिकीय विखंडन की जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, तो इस परमाणु बम का आविष्कार की हम बात कर लेते हैं कि जो परमाणु बम है इसका जो आविष्कार का जो श्रेय जाता है स्टूडेंट्स, वो श्रेय जाता है अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम था ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट थे, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा परमाणु बम का स्टूडेंट्स आविष्कार किया गया था। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि परमाणु जो बम होता है वो नाभिकीय विखंडन की सिद्धांत पर आधारित होता है और नाभिकीय जो विखंडन की जो क्रिया है वो परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का आधार होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो परमाणु बम है इसका जो आविष्कार किया गया था वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओपेनहाइमर। तो याद रखेंगे जो भी मैंने जानकारी दी है स्टूडेंट्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। और उसका चंद्रमा पर निम्न द्रव्यमान होगा। देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका पृथ्वी पर जो भार है वो 72 किलोग्राम दिया गया है। उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान पूछा गया है, भार नहीं पूछा गया है, ध्यान दें आप। उसका चंद्रमा पर क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, द्रव्यमान पूछा गया है। तो हमें देखना है कि सही आंसर क्या है इसका। तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन है 36 किलोग्राम है, बी ऑप्शन है 12 किलोग्राम है, सी ऑप्शन है 16 किलोग्राम है और डी ऑप्शन है 72 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका स्टूडेंट सही आंसर है इसका 72 किलोग्राम। ठीक है, तो याद रखें कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार अगर 72 किलोग्राम है और उसका चंद्रमा पर अगर द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो स्टूडेंट्स उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, उसका द्रव्यमान सेम टू सेम होगा। यानी कि जैसा प्रश्न में 72 किलोग्राम पूछा गया है, बताया गया है, तो उसका द्रव्यमान भी स्टूडेंट्स कितना रहेगा, 72 किलोग्राम रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जो भार होता है और जो द्रव्यमान होती हैं, ये दोनों राशियों को, जो भार है अपना और जो द्रव्यमान है, इन दोनों राशियों को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, समान समझ लेते हैं, एक समझ लेते हैं। और यही हमारी गलती होती है कई बार, क्योंकि ये दोनों अलग राशियां हैं। ठीक है ना, तो हम समझते हैं कि जो भार होता है वो क्या होता है। तो भार के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले तो हम, कि जो भार होता है वो किसी पदार्थ का भार उस पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स याद रखें कि किसी पदार्थ के भार की अगर बात की जा रही है तो वो उस पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। जबकि अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को स्टूडेंट्स उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है ना, वो ही उसका क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान कहलाती है, या उसी को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। तो ये तो हुई इनकी परिभाषा सिंपल तरीके से समझने की। ठीक है, अब सेकंड और पॉइंट मैं बता देता हूँ। इसका एक और पॉइंट है कि किसी वस्तु, मतलब कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, उसका जो भार है वो स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है। स्टूडेंट्स माना कि कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी हुई है, ठीक है, पृथ्वी पर कोई वस्तु, ठीक है, तो पृथ्वी पर उसका वेट माना कि ये कह सकते हैं कि उसका जो वेट है 30 kg है,
ठीक है, 30 केजी है, इसका जो वेट है पृथ्वी पर 30 केजी। अब इस वस्तु को हम कहाँ ले गए, इस वस्तु को हम ले गए चंद्रमा पर, ठीक है, कहाँ ले गए हम, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर ले गए तो इसका जो वेट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, उसका उसका वेट क्या हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। ये भी हम बताएंगे कि 5 केजी क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें उसका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी उसका जो वजन है यानी जो भार है वो क्या हो जाएगा, स्थान परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार है अलग और चंद्रमा पर अगर वो वस्तु ले जाते हैं हम तो उसका भार कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, अलग हो जाएगा। अगर वहीं हम द्रव्यमान की चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स, तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है स्टूडेंट्स वो जगह बदलने के साथ कैसा रहता है, बदलता नहीं है, समान रहता है। स्टूडेंट्स याद रखें कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह एक समान रहता है, यानी एक समान रहेगा, चाहे वो पृथ्वी पर हो वस्तु, चाहे वो चंद्रमा पर हो, तो उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो द्रव्यमान जो आंसर हमें मिल रहा है वो 72 केजी मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो द्रव्यमान है उसमें चेंज नहीं होता है, भार में चेंज होता है स्टूडेंट्स, भार में चेंज होता है, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो 72 किलोग्राम है, 72 केजी है, ठीक है, याद रखें। अब क्या होता है, जो भार होता है स्टूडेंट्स, जो भार है वो शून्य भी हो सकता है स्टूडेंट्स, याद रखें जो भार है वो शून्य भी हो सकता है। और किस कंडीशन में होता है ये शून्य, कि यदि उस पर लगा हुआ जो गुरुत्व बल है स्टूडेंट्स, लगा हुआ जो गुरुत्व बल है, अगर गुरुत्व बल कैसा हो जाए स्टूडेंट्स, गुरुत्व बल कैसा हो जाए, शून्य हो जाए। अगर गुरुत्व बल भी शून्य हो गया तो जो भार होगा वो भी शून्य हो जाएगा। और ऐसी घटना हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, अंतरिक्ष में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य रहता है। और वहाँ पर कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भारहीनता की ऊपर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो भार है, भार जो राशि है वो शून्य हो सकती है, ठीक है, भार जो राशि है वो शून्य हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर अब हम आप द्रव्यमान की बात करें तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो किसी भी परिस्थिति में स्टूडेंट्स शून्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु का जो जो द्रव्यमान है स्टूडेंट्स वो किसी भी परिस्थिति में कैसा नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, ठीक है। द्रव्यमान जितना है उतना ही द्रव्यमान रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और जान लेते हैं हम, सॉरी अगला जो पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं कि जो भार है वो स्टूडेंट्स, भार जो है वो स्टूडेंट्स एक सदिश राशि है स्टूडेंट्स, याद रखें कि जो भार है वो एक सदिश राशि है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो परिमाण के साथ साथ क्या है, इसकी जो दिशा होती है वो पृथ्वी के गुरुत्व के केंद्र की ओर होती है, ठीक है ना। जबकि जो द्रव्यमान है वो कैसी राशि स्टूडेंट्स, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान राशि है स्टूडेंट्स वो राशि है आपकी अदिश, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगला पॉइंट और मैं बता दूं इसका कि जो भार होता है स्टूडेंट्स, भार होता है, भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है स्टूडेंट्स, भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो स्टूडेंट्स होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है। जबकि जो द्रव्यमान होता है, आपका जो द्रव्यमान होता है उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है स्टूडेंट्स किलोग्राम, केजी होता है। तो ये कुछ खास पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए भार और द्रव्यमान से रिलेटेड, आशा करता हूँ इन्हें आप याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्व बल होता है स्टूडेंट, चंद्रमा का जो गुरुत्व बल होता है वो पृथ्वी की तुलना में स्टूडेंट्स क्या होता है, छठवां भाग होता है, ठीक है। चंद्रमा का जो गुरुत्व बल होता है वो पृथ्वी की तुलना में छठवां हिस्सा होता है, छठवां भाग होता है, छठवां हिस्सा होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि यहाँ पर मान लिया कि जो क्वेश्चन है वो ऐसे दे देते कि यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भार पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर निम्न भार होगा, ठीक है। तो भार अगर पूछा जाता है यहाँ पर तो हम क्या करते स्टूडेंट, जो 72 है 72 इंटू मल्टीप्लाई 1/6 कर देते, ठीक है। तो 1/6 कर देते तो इसका जो सही आंसर आता वो क्या आता है स्टूडेंट्स, 12 केजी आता। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 केजी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का जो भार है वो 72 केजी है पृथ्वी पर, और अगर उस वस्तु को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार कितना हो जाएगा स्टूडेंट, उसका भार हो जाएगा 12 केजी, ठीक है। तो याद रखें जैसे कि अभी मैंने इसी में वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी वस्तु का भार कितना है, 30 केजी है पृथ्वी पर 30 केजी है, ठीक है। अब अगर इसे हम कहाँ पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर अगर हम ले जाते हैं तो इसका जो वेट होगा, जो भार होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो उसका जो वेट हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन दे देते हैं कि द्रव्यमान की जगह अगर वो भार पूछ लेते हैं तो हमें क्या करना है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है उसे, ठीक है स्टूडेंट्स।
और यदि वो वहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं किसका, द्रव्यमान का, तो स्टूडेंट्स द्रव्यमान जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पर 72 kg दिया गया है, 72 किलोग्राम दिया गया, तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान रहेगा वो भी कितना रहेगा, 72 किलोग्राम ही रहेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसे सॉल्व करें। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम, कि यूरिया एक है, तो यूरिया जो है वो किस तरीके का उर्वरक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है नाइट्रोजनी उर्वरक है क्या वो, बी ऑप्शन है फॉस्फेटी उर्वरक है क्या वो, सी ऑप्शन है पोटेशियम उर्वरक है, या डी ऑप्शन है लोहमय उर्वरक है। तो जो यूरिया स्टूडेंट्स वो कैसा उर्वरक है ये पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर हम देखने के लिए जा रहे हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स नाइट्रोजनी उर्वरक है। जो यूरिया होता है स्टूडेंट्स वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, याद रखें। और स्टूडेंट्स यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है स्टूडेंट्स, यूरिया जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जिसका रासायनिक सूत्र स्टूडेंट्स याद रखें, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2। ये याद रखें, जो यूरिया होता है उसका ये रासायनिक सूत्र होता है। और इसे कार्बामाइड, याद रखें इसको कार्बामाइड भी बोला जाता है, कार्बामाइड, इसको कार्बामाइड भी बोला जाता है, ठीक है। और यूरिया स्टूडेंट्स प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक है, ठीक है। याद रखें कि जो यूरिया है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक है। अगर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक कौन सा है, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो वो आंसर होगा स्टूडेंट्स यूरिया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया को बनाने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है जर्मन वैज्ञानिक, एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया को तैयार किया था। तो वो वैज्ञानिक थे जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था वोहलर, जिनका नाम था स्टूडेंट्स वोहलर, ठीक है ना। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वोहलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कृत्रिम विधि से यूरिया को तैयार किया था। और स्टूडेंट्स जो यूरिया है वो एक कैसा उर्वरक है, तो याद रखेंगे कि ये उर्वरक है नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक है। याद रखेंगे जो भी मैंने आपको बताया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने क्या उपयोग किया था, यानी कि जब सेल की खोज की उन्होंने, तो सेल को देखने के लिए उन्होंने किस चीज़ का उपयोग किया था प्रतिदर्श के रूप में, उसको दर्शाने के लिए, ठीक है ना, उसको देखने के लिए सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ का उपयोग किया था, ठीक है, कोशिकाओं के अवलोकन के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है फ्लोयम, बी ऑप्शन है जाइलम, सी ऑप्शन है गाल्की कोशिकाओं, और डी ऑप्शन है कॉर्क के ऊतक। तो उन्होंने क्या यूज़ किया था कोशिकाओं के अवलोकन के लिए। तो आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स कॉर्क के ऊतक का उन्होंने उपयोग किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की और कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में उन्होंने स्टूडेंट्स किसका उपयोग किया था, उन्होंने उपयोग किया था कॉर्क के ऊतक का, ये याद रखें आप, ठीक है। कभी परीक्षा में आ जाए तो जरूर इस क्वेश्चन के आंसर को टिक करें, कॉर्क के ऊतक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है, ठीक है, तो कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं, यानी कौन सी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो हमें देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। आप भी जल्दी से अपना नोट डाउन कर लें आंसर। ए ऑप्शन है जीव द्रव्य, बी ऑप्शन है WBC, सी ऑप्शन है RBC, और डी ऑप्शन है प्लेटलेट्स। तो सही आंसर अब हम देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स WBC। तो जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर होता है तो स्टूडेंट्स जो WBC रक्त कोशिकाएं होती हैं वो सर्वाधिक सक्रिय होती हैं, याद रखें आप इसको, ठीक है, WBC। अब स्टूडेंट जो WBC होती हैं ये हमारी रक्त प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये उनका एक महत्वपूर्ण घटक होती हैं। कौन होती हैं, WBC, ठीक है। ये WBC वाइट ब्लड कॉर्पकल्स कहा जाता है स्टूडेंट्स इनको, ठीक है। तो ये हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी रक्त प्रणाली होती है, रक्त प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो उसका एक ये महत्वपूर्ण घटक होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखें।
ठीक है। ये हमारे शरीर में स्टूडेंट्स केवल कितनी प्रतिशत होती हैं? 1% होती हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे शरीर में केवल 1% होती हैं स्टूडेंट्स, याद रखें। ठीक है। ये स्टूडेंट्स रंगहीन होती हैं। ठीक है। ये कैसी होती हैं? आपकी रंगहीन होती हैं। ठीक है। ये रंगहीन होती हैं स्टूडेंट्स। WBC कैसी होती है? रंगहीन होती हैं। इनका आकार भी नहीं होता, ये आकारहीन होती हैं। ठीक है। ये आकारहीन होती हैं, याद रखें। ठीक है ना। और अमीबा के आकार की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है ना। अमीबा का आकार आपने देखा होगा अनियमित आकार का होता है, तो ये अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करें, अगर हम देखा जाए तो कि 500 RBC हैं अगर, तो 500 RBC हैं, तो 500 RBC में केवल एक WBC होती है स्टूडेंट्स। ठीक है। 500 RBC की बात करें, रेड ब्लड कॉर्पकल्स की बात करें, तो 500 RBC में से देखा जाए तो सिर्फ उनमें देखा जाए तो उनके बीच में सिर्फ एक WBC होती है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। श्वेत जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। इनको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, साइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है। श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं, इनका निर्माण स्टूडेंट्स, इनका निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। उनका निर्माण होता है स्टूडेंट्स अस्थि मज्जा में। जो वाइट ब्लड कॉर्पल्स होते हैं, इनका जो उत्पादन होता है स्टूडेंट्स, वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। याद रखें, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, इनका उत्पादन कहाँ होता है, ये निर्माण कहाँ होता है, तो आप वहाँ आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, अस्थि मज्जा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं या ल्यूकोसाइट्स जिनको बोला जा रहा है, इनको स्टूडेंट्स शरीर की सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? शरीर का सिपाही। शरीर का शरीर का सिपाही भी बोला जाता है स्टूडेंट, इनको सिपाही। ठीक है। शरीर का सिपाही भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आ जाए अगर आपके लिए बन करके कि शरीर का सिपाही के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं को। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम और इसकी जानकारी लेते हैं कि श्वेत जो कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स, यदि इनका लेवल एक स्तर से अधिक हो जाता है, तो स्टूडेंट्स ल्यूकेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया। ठीक है। अगर इनका जो स्तर है श्वेत रक्त कोशिकाओं का, अगर इनका लेवल एक लेवल से अधिक हो जाता है, एक निश्चित लेवल से अधिक हो जाता है, तो स्टूडेंट्स ल्यूकेमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, ल्यूकेमिया हो जाता है। और ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो वाइट ब्लड कॉर्पकल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड कॉर्पकल्स यानी कि WBC होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है स्टूडेंट्स, इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। इनका जो जीवन काल होता है स्टूडेंट्स 2 से 4 दिन होता है, और इसलिए इनका जो उत्पादन है वो स्टूडेंट्स लगातार होता रहता है। और हम सभी जानते हैं इनका उत्पादन कहाँ पर होता है? इनका उत्पादन होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। तो याद रखेंगे जो भी मैंने जानकारी दी है आपको WBC से रिलेटेड। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। तो इनमें से हमें देखना है कि असंक्रामक रोग कौन सा है। ठीक है। तो ए ऑप्शन है सिफिलिस, बी ऑप्शन है रेबीज, सी ऑप्शन है घेंगा, और डी ऑप्शन है हैजा। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा रोग है जो असंक्रामक है। तो आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स घेंगा। ठीक है। तो घेंगा क्या है? एक असंक्रामक रोग है। अब ये संक्रामक और असंक्रामक रोग होते क्या हैं स्टूडेंट्स? संक्रामक रोग उनको कहते हैं, ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है ना। संपर्क के कारण फैलता है। ठीक है ना। ऐसा रोग जो संपर्क के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? संक्रामक रोग कहते हैं। उनको संक्रामक रोग कहा जाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ठीक है। जैसे पोलियो है। ठीक है। जैसे पोलियो है आपका, ठीक है, पोलियो है आपका, टाइफाइड है, खसरा है। ठीक है। टाइफाइड है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, और साथ ही साथ एड्स। ये ध्यान रखें, ये संक्रामक रोग है एड्स। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये असंक्रामक क्या होता है। असंक्रामक भी क्या होते हैं? ऐसे रोग होते हैं स्टूडेंट्स जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के कारण नहीं फैलते। ठीक है ना। ठीक है ना। जो एक रोगी से दूसरे रोगी में नहीं फैलता है, संपर्क के कारण नहीं फैलता है, तो इस प्रकार के रोगों को स्टूडेंट्स असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि मधुमेह है, मोटापा है,
सर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हार्ट अटैक है, तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये असंक्रामक रोग है। ठीक है, ये एक रोगी से दूसरे रोगी में संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मैंने आपको दी संक्रामक और असंक्रामक रोगों से रिलेटेड। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, किसके द्वारा स्रावित होता है? A यकृत ग्रंथि के द्वारा, B पीयूष ग्रंथि के द्वारा, C अवटु ग्रंथि के द्वारा और D अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। तो सही आंसर आप भी नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर अब हम देखते हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्टूडेंट्स ग्रोथ हार्मोन स्रावित किया जाता है। याद रखें कि ग्रोथ हार्मोन का जो स्रावण होता है या सीक्रेशन होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। अब वृद्धि हार्मोन जो होता है वो स्टूडेंट्स वो एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है? पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये क्या होता है? एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, प्रोटीन पर आधारित होता है। ठीक है, ये मनुष्यों की बात करें और अन्य जानवरों में अगर हम बात करें ये ग्रोथ हार्मोन की, तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये वृद्धि के लिए, ये वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोशिका प्रजनन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और पुनर्निर्माण को भी क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब चूंकि ये जो हार्मोन होता है ये हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हार्मोन है ये किससे स्रावित हो रहा है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से ही क्या होता है? ये स्रावित होता है। ठीक है, ये याद रखें, ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है ना। और जो पीयूष ग्रंथि होती है स्टूडेंट्स, इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। क्वेश्चन का भी बन करके आ जाए आपके लिए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ आप नोट डाउन, यहाँ वहाँ पर आप जो आंसर टिक करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट्स पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है। ठीक है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है कि जो यमुना नदी है जो दिल्ली के पास स्थित है, मतलब बहती है और वो प्रदूषित है, किस कारण से प्रदूषित है? ए ऑप्शन है पानी में रहने वाले जानवर से प्रदूषित है, बी ऑप्शन है नदियों का इसमें शामिल होना है, सी अनौपचारित मल जल का निर्वहन है और डी इसके तट पर थर्मल प्लांट है। तो इनमें से क्या जो मुख्य कारण है जिसके कारण जो यमुना नदी है वो प्रदूषित है? तो सही आंसर आप भी नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर है अनौपचारित मल जल का निर्वहन। तो याद रखें कि जो यमुना नदी प्रदूषित हो रही है उसका मुख्य कारण है अनौपचारित जो मल जल होता है उसका, उसमें निर्वहन कर देना, उसमें मुक्त उसको बगैर ट्रीटमेंट किए हुए। ठीक है ना, बगैर ट्रीटमेंट किए हुए उसको कहाँ बहाया जा रहा है? यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रही है? जो हमारी यमुना नदी है वो प्रदूषित हो रही है। तो ये इसका मुख्य कारण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि अस्थि मैट्रिक्स से समृद्ध होती है। जो अस्थि मैट्रिक्स होता है वो किससे समृद्ध है? ए ऑप्शन है फास्फोरस और पोटेशियम से समृद्ध है, बी कैल्शियम और फास्फोरस से समृद्ध है, सी फ्लोराइड और कैल्शियम से समृद्ध है और डी कैल्शियम और पोटेशियम से समृद्ध है। तो आप सही आंसर नोट डाउन कर लें कि जो अस्थि मैट्रिक्स है वो किससे समृद्ध है। तो अब हम आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस से समृद्ध है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कैल्शियम और फास्फोरस से समृद्ध है। तो याद रखें कि जो अस्थि मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से समृद्ध होती है। और देखा जाए तो जो अस्थि निर्माण में अगर हम बात करें, अस्थि निर्माण की अगर हम बात कर रहे हैं तो अस्थि निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम, कि वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है? जहाँ पर किसी पशु को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स? ए उद्यान कहते हैं, बी पिंजरा कहते हैं, सी चिड़ियाघर कहते हैं या डी वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। तो आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर है डी वन्य जीव अभयारण्य बोला जाता है। यानी कि वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं उसको स्टूडेंट्स वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है या वो स्थान वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण हैं, ओजोन द्वारा कौन सी विकिरणें अवशोषित की जाती हैं। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर जरूर नोट डाउन कर लें कि गामा किरणें अवशोषित की जाती हैं, बी एक्स किरणें अवशोषित की जाती हैं, सी अवरक्त किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं और डी परावैंगनी किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं। तो सही आंसर हम देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स परावैंगनी किरण है। तो ओजोन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो जो पिछले वीडियो हैं उन वीडियो को ज़रूर आप देखें, उसमें मैंने ओजोन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने उस वीडियो में दी है आपको। तो खास चीज़ ये जान लेते हैं कि जो ओजोन होती है वो स्टूडेंट्स वो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, और जो ओजोन जो परत पाई जाती है, ठीक है, जो ओजोन जो परत है, ठीक है, जो ओजोन लेयर है स्टूडेंट्स, ये समताप मंडल में स्थित है। हमारे पृथ्वी के ऊपर जो परतें पाई जाती हैं, ठीक है ना, अलग अलग परतें पाई जाती हैं, वायुमंडलीय परतें पाई जाती हैं, तो समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, याद रखें कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन करके आता है तो ज़रूर आप टिक करें समताप मंडल की जो ओजोन परत है वो कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट्स आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं समताप मंडल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब कोई धातु है अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो वह तदनुसार क्या बनाती है, नमक यानी लवण तथा बनाती है। और क्या बनाती है, मतलब नमक के साथ साथ वो क्या बनाती है। ए क्लोरीन बनाती है, बी ऑक्सीजन बनाती है, सी हाइड्रोजन बनाती है और डी हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इसका सही आंसर आप भी नोट डाउन कर लें, और अब मैं आंसर देखने वाला हूँ, आप भी अपना आंसर मैच करें। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। जब भी कोई धातु होती है वो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है स्टूडेंट्स, तो वो साल्ट यानी कि नमक और क्या बनाती है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस बनाती है, याद रखें। ठीक है, तो इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू भी समझा देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि ये कोई धातु है 2Na, 2Na एक धातु है, हमने इसकी एसिड से रिएक्शन करवाई और एसिड है आपकी 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो मुक्त होगी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका है साल्ट। ठीक है, और ये हुए आपकी हाइड्रोजन गैस। तो याद रखें कि जब भी कोई धातु कोई धातु यानी कि ये सोडियम धातु है आपकी, किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है, अम्ल यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो स्टूडेंट्स लवण बनता है, साल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, याद रखें। अब हाइड्रोजन गैस का जो परीक्षण है, हम ये कैसे पता करें कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो इसका परीक्षण भी किया जाता है, इसकी उपस्थिति की जांच भी की जाती है। तो इसके जांच के लिए क्या किया जाता है कि गैस के पास एक जलती हुई तीली ले जाई जाती है, और जलती हुई तीली जब ले जाती है तो जो गैस होती है वो पॉप के साउंड के साथ, ठीक है ना, पॉप का साउंड होता है, ठीक है, एक पॉप साउंड होता है, पॉप ध्वनि के साथ, यानी पॉप साउंड के साथ क्या होने लगती है स्टूडेंट, जलने लगती है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस जलती है, तो वहाँ पर आप स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस टिक कर सकते हैं कि पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। तो जब हम इस गैस के पास जब जलती हुई तीली लेकर के जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ यानी पॉप ध्वनि के साथ जल उठती है या जलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना स्टूडेंट्स, और अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।